हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि 99% चांसेस होंगे कि आपके रिपीट होंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन है वो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, जो कि बीए प्रोग्राम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 6 सेमेस्टर में है, यानी कि एसओएल, एनसीएफ और साथ में रेगुलर वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 2 क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। एक 2022 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप वो भी क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर पेपर में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम समझेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में, यानी कि WTO के बारे में। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, आप चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, और मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो WTO है ना, उससे पहले WTO नहीं बोलते थे, उसे हम बोलते थे गैट। क्या बोलते थे दोस्तों? गैट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते। ये जो बनाया गया था दोस्तों हमारा, ये बनाया गया था 1947 में। ठीक है, उसके बदले में जब ये इसका नाम चेंज किया तो उसका नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया? WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है दोस्तों, तो WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौर की वार्ता में तैयार हुई थी तथा 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा शुरू किया गया। यानी कि जो हमारा गैट है, ठीक है, वो हमारा 1947 में बना था, लेकिन जब इसका नाम चेंज किया गया यानी कि WTO किया गया, तो वो कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है दोस्तों, तो अगर WTO की स्थापना दिवस पूछा जाए या स्थापना कब हुई थी, तो वो 1 जनवरी 1995 में हमारी WTO की स्थापना होती है। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना हुई उसे मरकेश समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब WTO की स्थापना जिस समझौते के तहत होती है उसे हम कौन सा समझौता बोलते हैं? मार्केस समझौता, यानी कि जो मार्केस है दोस्तों हमारा मोरक्को में पड़ता है। इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि मार्केस में हस्ताक्षर होते हैं, इस वजह से मार्केस समझौता नाम इसका पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे WTO के बारे में और अधिक जानकारी हम जान लेते हैं क्या क्या है। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि वर्ल्ड वाइड संगठन है, यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर है ये, जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। यानी कि ये क्या करता है दोस्तों? जो व्यापार किया जाता है ना, ट्रेड किया जाता है जो विभिन्न देशों में वैश्वीकरण के दौर में, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? ये नियम कानून बनाता है WTO। ठीक है, गैट और WTO में मुख्य अंतर यह है कि गैट जहाँ ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO और इसके समझौते में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कार से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो WTO अगर गैट में अगर हम अंतर लिखना चाहें आंसर में, तो दोस्तों तुम्हें मेन अंतर यही लिखना है। गैट क्या करता था? वस्तुओं का मतलब आदान प्रदान, व्यापार वस्तुओं का इसमें इंक्लूड था, लेकिन अगर WTO की बात करें तो इसमें व्यापार खाली वस्तुओं का ही शामिल नहीं है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का भी शामिल है, जैसे कि बौद्धिक संपदाएं हो गई, सेवाएं हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी WTO में, लेकिन गैट में खाली क्या शामिल है दोस्तों? वस्तुओं का व्यापार। तो WTO का मुख्यालय की बात करते हैं, तो मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में, ये भी आपको याद रखना है। आगे समझते हैं इसके सदस्य के बारे में। तो WTO में यूरोपीय संघ सहित यूरोपीय संघ दोस्तों एक संघ है, EU। ठीक है, जिसकी स्थापना हमारी कब होती है? 1993 में होती है। ठीक है, 1 नवंबर 1993 में होती है। एक संगठन है जो कि यूरोप के देशों से मिलकर बना है। तो WTO में यूरोपीय संघ को शामिल करके 164 सदस्य देश शामिल है तथा ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक देशों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और अन्य 23 देश ऐसे हैं जो पर्यवेक्षक देश हैं, यानी कि ऐसे ही मतलब ऊपर से देखते हैं। भारत वर्ष 1947 में गैट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। ठीक है, और भारत स्टार्टिंग से ही क्या है? WTO का सदस्य देश है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे समझ लेते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन, समझ लेते हैं इसके। WTO की संरचना में मंत्री सम्मेलन सर्वोच्च प्राधिकरण है
जिसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है। इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष से मिलना आवश्यक है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जितने भी देश इसमें शामिल हैं तो इसमें हर देश के एक ना एक मिनिस्टर शामिल होते हैं और हर 2 वर्ष में क्या होती है, इसकी एक मीटिंग होती है WTO की, जिसमें क्या होता है, कायदे कानून बनाया जाता है, व्यापार के समझौते किए जाते हैं, ठीक है, और निर्णय और निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन इन्हें कहा जाता है। आगे समझ लेते हैं सामान्य परिषद। तो इसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के प्रति उत्तरदायी है। तो सामान्य परिषद WTO में किसे कहा जाएगा, जो भी WTO में जितने भी सारे देश हैं उससे मिलाकर जितने भी देश WTO में हैं उन सबको मिलाकर जो बनेगा, मतलब जो गठन होएगा उसे हम सामान्य परिषद बोलेंगे WTO की, ठीक है दोस्तों। आगे समझ लेते हैं। अब इसका उद्देश्य समझ लेते हैं, WTO का उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना। सबसे पहला उद्देश्य दोस्तों क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार होता है वस्तुओं का, सेवाओं का, उसके नियम को निर्धारित करना और साथ में लागू भी करना। दूसरा है व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, ठीक है। तो व्यापार जो हो रहा है दोस्तों उसमें उदारीकरण मतलब टैक्स वगैरह कम। जैसे एक देश से दूसरे देश में हम जब सामान बेचने जाते हैं तो एक देश से जब दूसरे देश में एंट्री लेते हैं तो दूसरा देश क्या करता है, वस्तुओं पर टैक्स लेता है। जब हम उदारीकरण की बात करते हैं तो उदारीकरण में क्या होता है, वो टैक्स या तो हटा दिया जाता है या फिर बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा WTO है वो व्यापार में उदारीकरण बरतता है, ठीक है, साथ में बातचीत और निगरानी भी रखता है। व्यापार विवादों का समाधान भी करता है। अगर व्यापार से रिलेटेड किसी भी देश में विवाद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, तो उसका समाधान भी WTO ही करता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, ठीक है। अगर निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें भी ये पारदर्शिता को बढ़ाता है, यानी कि निर्णय इस तरीके से लिए जाते हैं जो सबके लिए अच्छे हों। वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना, ठीक है। साथ में जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें जो अन्य आर्थिक संस्थान है यानी कि पैसों से रिलेटेड संस्थान है उनके साथ क्या करता है, सहयोग स्थापित करता है। जैसे कि हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की बात करें या फिर हम IMF की बात करें, तो ये सारे कौन से संगठन हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संस्थान है, तो इनके साथ भी ये सहयोग करता है। जैसे कि WTO भी एक आर्थिक संगठन है। विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित होने में सहयोग करना, और जो विकासशील देश हैं यानी कि जो गरीब देश अभी विकास कर रहे हैं उनके साथ क्या करना है दोस्तों, उनको लाभ प्रदान करना, ऐसी व्यापार प्रणाली बनाना जिससे उन्हें लाभ हो यानी कि प्रॉफिट हो। आगे समझते हैं विवाद समाधान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय। सामान्य परिषद का आयोजन मुख्यतः 2 विषयों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। तो सामान्य परिषद का निकाय मुख्यतः 2 विषयों को ध्यान में रख कर किया जाता है। पहला है विवाद समाधान निकाय। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके माध्यम से विवादों के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जो भी विवाद है उसके समाधान हेतु प्रक्रियाएं अपनाई जाती है या फिर कानून वगैरह अपनाए जाते हैं। अगला है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा WTO के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा की जाती है, यानी कि जो भी नीतियाँ बनाई गई है उसकी जांच पड़ताल की जाती है जो WTO में नीतियाँ बनी है। तो व्यापार नीति समीक्षा निकाय होता है, ठीक है। तो 2 तरह की होती है। पहली कौन सी थी हमारी, विवाद समाधान निकाय, दूसरी हमारी है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे WTO की उपलब्धियाँ क्या क्या है, तो व्यापार की वैश्विक सुविधा, यानी कि अब WTO की वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इसने वर्ल्ड वाइड व्यापार की सुविधा दी, यानी कि ट्रेड की सुविधा दी है। तो WTO वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार हेतु बाध्यकारी नियमों का निर्माण और सीमा पार व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सुविधा प्रदान करता है और साथ में हम क्या कर सकते हैं, सीमा पार भी व्यापार कर सकते हैं। WTO की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। पहले भी था पॉसिबल लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में WTO की वजह से क्या हुआ, हम एक देश से दूसरे देश में जाके इजीली व्यापार कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनी भी बन गए, यानी कि जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती हैं। WTO ने न केवल व्यापार मूल्यों को बढ़ाया है बल्कि व्यापार और गैर व्यापार बाधाओं को समाप्त करने में भी मदद की है, ठीक है दोस्तों। तो WTO की हेल्प से क्या हुआ है दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक देश का कल्चर दूसरे देश में भी फैलता जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेहतर आर्थिक विकास। अगली जो उपलब्धि है दोस्तों इसकी वो है बेहतर
आर्थिक विकास। इससे क्या हुआ है? बेहतर आर्थिक विकास, यानी कि अलग अलग देशों की आर्थिक व्यवस्था क्या हुई है? बढ़ी हुई है। जैसे कि वर्ष 1995 के बाद से विश्व व्यापार मूल्यों में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो WTO की वजह से, जब WTO की स्थापना हुई उसके बाद विश्व के पूरे व्यापार की बात करें तो उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है, जबकि विश्व व्यापार में वास्तविक वृद्धि 2.7 गुना तक हुई है। ठीक है, और विश्व व्यापार में जो वृद्धि है वो 2.7 गुना तक हुई है। घरेलू सुधार और खुले बाजार की प्रतिस्पर्धाओं के परिणाम स्वरूप देशों की राष्ट्रीय आय में स्थायी वृद्धि हुई है। ठीक है, और साथ में देशों की अलग अलग देशों की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है, जो नेशनल इनकम होती है उसमें भी वृद्धि हुई है। इससे क्या होगा दोस्तों? जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वो विकासशील से विकसित देश बनेगा। अगला समझ लेते हैं। अगला इसका है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि, यानी कि WTO के अनुमानित बाजार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ बढ़ावा देने हेतु बेहतर संचार व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल व्यापार का लगभग 70% मूल्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है, यानी कि इसके अंतर्गत आता है दोस्तों संचार सेवाएं, यानी कि WTO के थ्रू क्या हुआ? संचार सेवाएं भी बहुत बढ़ी है। इसमें क्या है? जो हमारा जो व्यापार है वो सबसे 70% अगर व्यापार की बात करें तो वो संचार के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा आ जाता है दोस्तों गरीब देशों का उत्थान। इनने क्या करा है? WTO ने गरीब देशों का उत्थान किया, यानी कि गरीब देशों को प्रोग्रेस की ओर लेके गया है। WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगर WTO की बात करें तो इसमें क्या है? जो कम विकसित देश है, यानी कि जो गरीब देश की श्रेणी में आते हैं, उन पर अलग से ध्यान दिया जाता है। WTO के सभी समझौतों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम विकसित देशों को अधिक रियायत दी जानी चाहिए, और जो सदस्य देश बेहतर स्थिति में, उन्हें कम विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है? जैसे कि समझ लीजिए ये जो हमारा देश है वो गरीब देश है, इधर वाला देश है हमारा ये अमीर देश है। तो जब ये वाला देश क्या जा रहा है? अमीर देश में अपना कुछ सामान बेचने जा रहा है, तो अमीर देश क्या करेगा? WTO ने इस तरीके से नियम बनाया कि अमीर देश क्या करेगा? गरीब देश अगर बेचने आ रहा है तो उस पर कम टैक्स लगाएगा या फिर टैक्स नहीं लगाएगा। और दूसरी तरफ क्या करा है? अगर अमीर देश गरीब देश में बेचने जा रहा है तो गरीब देश वाला क्या कर सकता है? टैक्स लगा सकता है, जिससे क्या कर सकता है? वो प्रॉफिट कमा सकता है। इससे क्या होगा दोस्तों? गरीब देश का उत्थान होगा, यानी कि वो अमीर बनेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकसित बनेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला समझ लेते हैं। अगला है हमारा वर्तमान चुनौतियाँ। तो WTO के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। चीन का राज्य पूंजीवाद, यानी कि मुक्त बाजार वैश्विक व्यापार प्रणाली के समक्ष चीन के राज्य स्वामित्व वाले उद्यम एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, और WTO की नियम पुस्तिका इन चुनौतियों से निपटने हेतु अपर्याप्त है। इसका कारण अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध है। ठीक है, तो चीन क्या है? जैसे चीन की पहले जो विचारधारा की बात करें दोस्तों वो थी साम्यवादी, लेकिन अब चीन क्या हो रहा है? धीरे धीरे पूंजीवादी के ओर अग्रसर हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? पूंजीवादी, जैसे कि आपको पता है अमेरिका भी पूंजीवादी है और अब चीन भी पूंजीवाद की ओर अग्रसर होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? जो अमेरिका और चीन है दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या होता है? व्यापार युद्ध होता है, जिसे WTO भी अभी तक नहीं रोक पाया। तो ये वर्तमान इसकी चुनौती में शामिल होता है। अगली चुनौती है संस्थागत मुद्दे। अपीलीय निकाय का संचालन दिसंबर 2019 से प्रभावी रूप से निलंबित है, क्योंकि तभी से अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नियुक्तियों पर रोक लगाई जा रही है, जिसके कारण निकाय में सुनवाई करने के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र की विफलता इसके बातचीत पराकरण नेगोशिएशन तंत्र की विफलता से काफ़ी हद तक जुड़ी है। ठीक है दोस्तों, अपीलीय निकाय का संचालन क्या कर दिया गया? 2019 से ख़त्म कर दिया गया। तो जो भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाई, उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई ही अपीलीय निकाय संचालन करता है। तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी तो विवाद क्या होगा? ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी क्या है? अभी हाल फिलहाल का मुद्दा है। ठीक है, तो जो संस्थागत मुद्दे में आ जाता है। अगला समझ लेते हैं दोस्तों पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव मतलब कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमें इसके कार्य में हमें एकदम सारी चीज़ें आर पार नहीं दिखती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, सबके सामने नहीं है। WTO की वार्ताओं के संदर्भ में एक समस्या यह है कि WTO में शामिल विकसित या विकासशील देशों के संगठन की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। वर्तमान में सदस्य देशों द्वारा WTO से विशेष रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को विकासशील देश के रूप में पदांकित किया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि WTO में क्या हो रहा है? जैसे कि अगर WTO क्या करता है, जो विकासशील देश है यानी कि जो गरीब देश है उन्हें अधिक रियायत देता है, यानी कि उनके लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं।
तो बहुत सारे देश ऐसे हैं कि अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम विकासशील हैं, ना कि विकसित। विकसित होने के बावजूद वो अपने आप को क्या दिखा रहे हैं दोस्तों, विकासशील, ताकि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड। पिछले 25 वर्षों में वैश्विक व्यापार परिदृश्य में काफ़ी बदलाव आया है, बावजूद इसके WTO के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1998 में महसूस करते हुए कि ई कॉमर्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, WTO के सदस्यों ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित सभी व्यापार संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए WTO ई कॉमर्स स्थगन की स्थापना की। लेकिन शुल्क स्थगन, ऋण स्थगन के राजस्व एकत्रित करने जैसे निहितार्थ के चलते हाल ही में विकासशील देशों ने इस पर प्रश्न उठाए हैं। तो बोला जा रहा है जो WTO है, जो नियम उस टाइम पे बनाए गए थे 1995 में, वो अभी तक चले आ रहे हैं, उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जबकि क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, लोग जो हो रहे हैं डिजिटली काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर WTO अपने नियम चेंज नहीं करेगा तो वो लोग डिजिटली काम करना शुरू कर देंगे, तो WTO के जो नियम होंगे दोस्तों वो कोई मानेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला समझ लेते हैं। आगे हमारे आगे की राह जो WTO है, मतलब कि एक तरीके से निष्कर्ष मान सकते हैं। ठीक है, आगे क्या, मतलब कि आगे क्या कर सकते हैं WTO में। WTO के आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन हेतु डिजिटल व्यापार और ई कॉमर्स के लिए नियमों के नए सेट विकसित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो WTO के लिए, क्योंकि आपको पता ही है जो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इसके लिए हमें WTO में क्या करना पड़ेगा, अलग से नियम बनाने पड़ेंगे। WTO के सदस्य देशों को चीन की व्यापार नीति और प्रथाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से निपटना होगा। ठीक है, तो चीन क्या करता है, हर चीज़ में सबसे नंबर 1 पे रहता है, तो उसकी जो व्यापार की नीतियाँ हैं तो उसके साथ प्रभावी ढंग से निपटना होगा WTO को भी और साथ में उसके सदस्य देशों को भी, ताकि राज्य स्वामित्व वाले उद्यम और औद्योगिक सब्सिडी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यापार और पर्यावरणीय स्थिरता को संरेखित करने के प्रयासों में वृद्धि करके जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने तथा WTO को फिर से मजबूत करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि WTO को आगे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरणीय मुद्दे बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापार होना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। प्लास्टिक का कम से कम प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम व्यापार होना चाहिए। ऐसी मशीनों का निर्माण होना चाहिए जिनसे भी सामान बने कि पोल्यूशन कम हो। ठीक है, तो इन सब का ध्यान भी WTO को रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो WTO के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई हो। और भी रिलेटेड, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आज का आपका एग्ज़ाम कैसा गया बताना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।